सभी को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। सुरभि जी, निधि जी, शिवम जी, सभी लोग एक साथ जुड़ जाइए अभी क्लास में। आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं कल की क्लास के कमेंट पढ़ लेता हूँ। कल जो है सिंह जी ने कमेंट किया था, रंजित जी ने किया था, हालिशा जी ने किया था, देवव्रत जी ने किया था, और निशा जी ने किया था, और मीयांशी जो कि रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हैं उन्होंने भी किया था, नेहा जी ने किया था, सुरभि जी ने, सारिका जी ने, पूजा जी ने, अखिलेश जी ने। तो सभी के कमेंट जो है मैंने पढ़ लिए हैं कल की क्लास के। तो आज भी जो है 3 लोग लाइव जुड़ चुके हैं। सुरभि जी, निधि जी, शिवम जी, नीतू जी, सभी को प्रणाम। हम जहाँ कल तक हमने पढ़ा था उससे आगे हम पढ़ेंगे। हमारा आदिकाल टॉपिक चल रहा था, और आदिकाल में हम यहाँ पर थे। शुक्ल जी के कथन पर थे, और शुक्ल जी ने अपभ्रंश के लिए प्राकृताभास हिंदी, प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे 3 शब्दों का प्रयोग किया। 3, एक तो उन्होंने कहा प्राकृताभास हिंदी, दूसरा कहा प्राकृत की अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था क्यों कहा? क्योंकि प्राकृत की 3 अवस्था है। प्रथम अवस्था क्या है? पाली। द्वितीय अवस्था क्या है? प्राकृत। और तृतीय अवस्था क्या है? अपभ्रंश। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये जो प्राकृत की 3 अवस्था है। तो प्राकृत की पहली अवस्था प्राकृत ना होकर पाली है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन प्राकृत की पहली अवस्था पाली है, द्वितीय अवस्था प्राकृत है, और तृतीय अवस्था जो है अपभ्रंश है। और अपभ्रंश से ही जो हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होता है, शुरुआत वहीं से होती है। तो इसीलिए शुक्ल जी ने इसे प्राकृत की अंतिम अवस्था कहा, क्योंकि अपभ्रंश साहित्य की चर्चा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे एक तो प्राकृत की अंतिम अवस्था का, और अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी क्यों कहा? क्योंकि एक तरफ तो वो हिंदी की तरफ बढ़ रहा था, हमारी जो भाषा है वो हिंदी की तरफ, जो आधुनिक हिंदी है उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। दूसरी ओर वो प्राकृत जो पुरानी भाषा थी उसको छोड़ रही थी। तो इसी दोनों का जो संगम होता है, जब संक्रमण काल होता है, एक भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा में जब भाषा प्रवेश करती है, जब समाज प्रवेश करता है, तो हमें वो भास होता है, एक पुराने का भास भी होता है और नए का भास भी होता है। इसलिए इसमें प्राकृत भी शब्द आएगा, प्राकृत भी शब्द आप देख सकते हैं, और हिंदी भी। तो इसलिए दोनों को मिक्स करके, संक्रमित करके, एक हाइब्रिड काल था, मिक्स संक्रमण काल था, तो उसे क्या कहा शुक्ल जी ने? प्राकृताभास हिंदी। तो अपभ्रंश को उन्होंने किस किस प्रकार के प्रयोग किए? एक तो कहा प्राकृताभास हिंदी, दूसरा कहा प्राकृत की अंतिम अवस्था, और तीसरा है पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता यांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों, योगमार्गी बौद्ध कौन है? सिद्धों, जिन्हें सिद्ध कहा जाता है। तो यांत्रिक और योगमार्गी बुद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तो हमें प्राकृताभास हिंदी का पता, वहां का पद्य हमें कहाँ पर मिलता है, सबसे पुराना पता कहाँ मिलता है, कि उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हमें विक्रम की 7वीं सदी, विक्रमी की 7वीं सदी यानी कि ये इंडियन कैलेंडर है, संवत वाला, उसकी 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तो मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग, तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में पाया जाता है। तो शुक्ल जी यह क्या कह रहे हैं कि हमें सबसे पहला पता तो हमें 7वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में लगता है, लेकिन एक शुद्ध रूप से हमें ज्यादा किताबें कहाँ मिलते? 1050 से। वहां उस समय में आपको प्राकृताभास हिंदी
जिसे हम अपभ्रंश कहते हैं, उसके पुस्तकों के प्रमाण ज्यादा मिलते हैं, तो उन्होंने उसी को आधार बनाया, क्योंकि एक पुरानी रचना एक आध रचना से जो है हम इतिहास नहीं लिख सकते। तो पहला पता तो हमें 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है, लेकिन हमें पूर्ण रूप से जो प्रमाण अच्छी किताबें कब मिलती है, किस ईस्वी सन की मिलती है, संवत में मिलते हैं। संवत 1050 में जो है हमें मुंज और भोज के समय के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अंततः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो ये उन्होंने आधार बनाकर, पहले तो इस पीपीटी में क्या कहा है उन्होंने, एक अपभ्रंश को 3 नाम दिए, प्राकृताभास हिंदी, प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि प्राकृताभास हिंदी का हमें पद्यों का पता कहाँ लगता है सबसे पुराना, तो हमें 7वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में लगता है, लेकिन ये उसका सिर्फ पता लगता है, लेकिन हमें पूर्ण रूप से जो है ग्रंथ कहाँ मिलते हैं, तो मुंज और भोज के समय में मिलते हैं। ये जो राजा थे, राजा भोज और मुंज, इनके समय में हमें ज्यादा प्रचुर मात्रा में ग्रंथ मिलते हैं, इसलिए उन्होंने शुक्ल जी ने 1050 को ही आदिकाल की शुरुआत मानी, क्योंकि वहां पर उन्हें उसी समय की किताबें ज्यादा उपलब्ध हुई, तो उन्होंने उसको ही आधार बनाया। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में पाया जाता था। तो उस समय में 1050 संवत में, यानी कि हम अंग्रेजी कैलेंडर में कहे तो 1993 में जो है, उस समय में हमें जो प्राकृताभास हिंदी है, अपभ्रंश है, उसकी रचना का प्रचुर प्रमाण मिलता है, बहुत सी रचनाएं मिलती है। तो उस कारण से उन्होंने उसको जो है समय माना और उस समय को क्या किया, आदिकाल नाम दिया। और आदिकाल को शुरुआत कब किया, संवत 1050, और इसे समाप्त कब किया, 1375 तक। और इस समय किस राजा से शुरू होता है, भोज राजा से। महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे यानी कि हमीरदेव के थोड़े बाद, उनके मृत्यु के पश्चात तक, उनके समय के पश्चात तक। तो ये जो काल रहा भोज राजा से हमीरदेव तक का, 1050 से लेकर 1375 का संवत में, ये जो काल था उसे शुक्ल जी ने आदिकाल माना। समझ गए। और आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या कहा है, वीर गाथात्मक काल। तो हम आगे बढ़ते। हालांकि प्रथम सिद्ध सरप्पा का समय राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार सामान्यतः 769 ईस्वी सन है, 769 ईस्वी सन स्वीकार किया जाता है, किंतु शुक्ल जी ने उसका समय 633 ईस्वी सन, यानी कि संवत में उसे क्या कहा जाएगा, 690 संवत माना गया है। अंततः इसी आधार पर उन्होंने 8वीं शताब्दी की बजाय 7वीं शताब्दी से सिद्धों की रचनाओं में अपभ्रंश के पद्यों की प्राप्ति को माना है। प्रायः लोग ने प्रचलित बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा में अंतर रहा है। अपभ्रंश भी उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं थी जिस समय की रचनाएं मिलती है, बल्कि उस समय, उसके आगे का क्या है, तो यहाँ देखिए, ये जो राहुल संस्कृत्यायन जी ने, उन्होंने जो समय को अलग माना है, उन्होंने जो है 769 ईस्वी सन माना, लेकिन शुक्ल जी ने इसके पहले ही माना 633 जो है शुक्ल जी ने माना। अभी 633 को हम क्या कहेंगे, 7वीं शताब्दी कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, शताब्दी जब आती है तो उसमें एक ऐड हो जाता है, जो लिखा जाता है उससे एक ऐड हो जाता है। जैसे ये 769 है तो इसे 8वीं शताब्दी कहा जाता है, एक ऐड हो जाता है इसमें। तो राहुल संस्कृत्यायन 8वीं मानते हैं, लेकिन शुक्ल जी क्या मानते हैं, 7वीं शताब्दी। उन्हें थोड़ा पीछे ले गए वो।
100 वर्ष क्या है पीछे ले गए शुक्ल जी। और दूसरी बात तो ये है कि अपभ्रंश की उस समय जो बोलचाल की भाषा थी वो अपभ्रंश भाषा नहीं थी, बोलचाल की भाषा देशज थी, देश भाषा थी, जिसमें हमें 8 ग्रंथ मिलते हैं। और अपभ्रंश अलग से थी जो कि सिर्फ विद्वान लोगों के प्रयोग करते थे। एक तो बात ये होगी कि राहुल संस्कृतयान 8वीं शताब्दी मानते हैं, ये आपको याद रखना है। राहुल संस्कृतयान क्या मानते हैं? 8वीं मानते हैं। लेकिन शुक्ल जी क्या मानते हैं? शुक्ल जी क्या कहते हैं? 8वीं नहीं 7वीं है आदिकाल की। ठीक है। प्राय लोग में प्रचलित बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा में अंतर रहता है। अपभ्रंश भी उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं थी जिस समय की रचनाएं मिलती है, बल्कि उस समय के कवियों की भाषा थी। तो यहाँ पर क्या कह रहे शुक्ल कि जो अपभ्रंश भाषा थी उस समय की बोलचाल की भाषा नहीं थी, उस समय के जो कवि थे, विद्वान थे, उनकी भाषा थी। क्योंकि आप हमेशा देखेंगे किसी भी समय में आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक एक होती है बोली भाषा जो हम दिनचर्या में, मार्केट में, घर में बोलते हैं। दूसरी भाषा होती है साहित्यिक भाषा या फिर कामकाज की भाषा। तो वो हमेशा अलग रहेगी। जैसे हमारे वर्तमान समय में भी देखिए कि खड़ी बोली जो है हमारे कामकाज की ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है। राजभाषा यानी कि जो ऑफिस, कार्यालय, इनमें सब में प्रयोग करने वाली, स्कूल कॉलेजों में जहां पर काम होता है वहां पर प्रयोग करने वाली भाषा कौन सी है? हमारी खड़ी बोली। लेकिन हम जब घर में बोलते हैं तब क्या बोलते हैं हम घर में? भोजपुरी, ब्रज, अवधी या फिर आपकी जो भी बोली भाषा हो, आपकी जिस भी प्रदेश से आप आते हो, तो उस प्रदेश की, उस इलाके की एक बोली भाषा होती है, वही बोली भाषा आप घर में प्रयोग करते हो। तो समाज वो भाषा नहीं बोल रहा। समाज आप देखेंगे कि समाज खड़ी बोली नहीं बोल रहा, समाज अपनी अपनी बोली भाषा बोलता है। तो ये अंतर तब भी था, आज भी है। तो तब भी जो अपभ्रंश भाषा थी वो सिर्फ कवियों की भाषा थी, लिखने पढ़ने की भाषा थी, ना कि बोलचाल की भाषा थी। तो ये शुक्ल जी यहाँ पर कह रहे हैं उस समय के कवियों की भाषा थी। शुक्ल जी ने अपभ्रंश के संबंध में लिखा है, बोलचाल की भाषा घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। तो ये जो एक इम्पोर्टेंट कथन है, देखिए ये इम्पोर्टेंट कथन है, ये आता भी है परीक्षा में। तो यहाँ पर शुक्ल जी कहना क्या चाहते हैं? शुक्ल जी उस समय के कवियों के बारे में, कवियों की भाषा के बारे में कह रहे हैं। उस समय की कवियों की भाषा क्या है? तो देखिए वर्तमान समय में भी देखिए, जब आप पुस्तक लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो आप क्या करते हैं? आज की बोलचाल की भाषा प्रयोग नहीं करते, थोड़ी सी पूर्व की, जो 20वीं शताब्दी की, उन समय के शब्द उठाते, तो थोड़े क्लिष्ट हो, जिससे आपको क्या लगता है, आपकी कविता में थोड़ा सा वजन बढ़ता है, थोड़ी सी अच्छी लगती है, जो पढ़ता है उसे लगता है कि थोड़ा पढ़ा लिखा है, गंभीर है। तो आप भी जब लिखते तब आप भी देखिए कि आप थोड़ी पुरानी भाषा प्रयोग करते, जो निराला की थी या फिर पंत की, प्रसाद की, या फिर उस समय के जो भी नागार्जुन, ये इस समय के जो लोग थे, उस समय की जो भाषा थी हमारी हिंदी, थोड़ी सी शुद्ध, थोड़ी संस्कृत निष्ठ, उसको हम प्रयोग करते कभी पेपर लिखते समय या फिर कविता लिखते समय, कहानी लिखते समय। आप खुद खुद को इमेजिन कीजिए कि आप जब कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो क्या आप आजकल की जो व्हाट्सएप की जो भाषा है, हाय हेलो वाली, जीएम, गुड मॉर्निंग को जीएम वाली, वैसी भाषा में तो आप कविता नहीं लिखते, थोड़ी सी पुरानी लेते हैं ना। आप जब कविता, कहानी लिखते थे तो उस समय के भी कवि जो है बोलचाल की भाषा में नहीं लिखते थे। उसका एक कारण तो ये है कि अगर हम बोलचाल की भाषा में लिखेंगे तो लोग कहेंगे ये तो जो घर में बोली जाती है यही भाषा बोल रहा है, इसमें नया नया क्या है, ये क्यों मैं पढ़ूं। तो थोड़ा कवि को अपना एक औधा एक ऊपर रखना पड़ता है कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पढ़ो, क्योंकि मेरी भाषा थोड़ी अलग है, थोड़ी उच्च है, थोड़ी संस्कृत निष्ठ जो भाषा बोलता है उसके तरफ कोई भी आकर्षित हो जाता है। अगर आपको भी कोई शिक्षक अगर संस्कृत निष्ठ भाषा में बोलेगा तो आपको क्या होगा, वाह ये तो थोड़ा पढ़ा लिखा है। और वही अगर बोलचाल की भाषा में बोलेगा तो कहेंगे कि ये तो अनपढ़ गंवार लग रहा है। तो ये माइंडसेट होता है थोड़ा।
तो इसीलिए जो है कवि भी जो है अपने समय से 100 वर्ष पूर्व की भाषा का प्रयोग करते थे उस समय। तो अब्रानी भाषा जो थी बोलचाल में 100 वर्ष पूर्व थी, जो घिस घिस कर जब आवट पर आ गई थी, थोड़ी आधुनिक हो गई थी, हिंदी की तरफ बढ़ रही थी बोलचाल में। लेकिन लेखक जो लिख रहे थे वो लिख रहे थे कौन सी भाषा? 100 साल पुरानी। आज के समय भी जो आप लेखक देखेंगे वो थोड़ी पुरानी भाषा ही प्रयोग करते हैं, शुद्ध हिंदी, अंग्रेजी के प्रयोग कम करते हैं। नए शब्द जो भी हम शॉर्ट फॉर्म में आजकल बोलते रहते हैं, जीएम जीएन वाले जो व्हाट्सएप वाले, अभी नई भाषा आ गई है शॉर्ट फॉर्म वाली, वो भाषा तो आपको साहित्य में नहीं दिखेगी अभी। ये भाषा कब दिखेगी? आज के 100 साल बाद दिखेगी आपको ये भाषा। आज जो हम भाषा बोल रहे हैं बोलचाल में, वो 100 साल बाद की जो कवि है लिखेंगे, क्योंकि उनके लिए ये थोड़ी पुरानी और थोड़ी उच्च भाषा होगी, तब और भाषा घिसकर और छोटी हो जाएगी। तो ये जो है समय समय पर ऐसा चलता रहता है, हर समय चलता रहता है। तो आगे बढ़ते हम। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत तक क्या उसके पीछे पोथियों में चलती रही। ये जो है अंत तक है, शायद अंत तक। ये जो नेट जून 2019 में ये कथन आया था। ये कथन परीक्षा में आया था जून के 2019 के। तो यहाँ पर क्या शुक्ल जी कह रहे हैं कि एक तो शुक्ल जी ने कहा कि जो साहित्यिक भाषा थी वो 100 साल पुरानी थी, बोलचाल की भाषा से थोड़ी अलग थी, और जो उन्हें पद्यों में मिलती है, साहित्य जो भी उनको ग्रंथ मिलते उसमें जो भाषा थी उस समय के 100 साल पुरानी थी, बोलचाल में नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसे भी कवि थे जो कि बोलचाल की भाषा को ही अपना जो है सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताते थे, जैसे कि खुसरो आदिकाल में होते हुए भी वो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। उनकी मुकरिया हो गई या फिर उनकी जो है ये अनबूझ बूझ वाली जो पहेलियां हो गई, ये सभी खड़ी बोली में वो लिखते थे। क्योंकि उस समय एक खड़ी बोली बोलने का, क्योंकि वो दिल्ली के आसपास रहते थे राजा के दरबार में, तो उस समय की दिल्ली की, क्योंकि खड़ी बोली आपको पता है दिल्ली के आसपास की जो भी इलाके है वहां पर खड़ी बोली बोली जाती थी पहले से ही, आदिकाल से ही। तो उन्होंने वहां की बोलचाल की भाषा में ही अपना जो है जो भी रचना है साहित्य लिखा। इसका कारण एक था क्योंकि वो मनोरंजन के लिए लिखते थे, वो साहित्य लिखते ही थे मनोरंजन के लिए, और मनोरंजन की भाषा हमेशा बोलचाल की भाषा ही होनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे आजकल मनोरंजन के साधन क्या है? टीवी है, पिक्चर्स है, सिनेमा है। तो आप सिनेमा देखेंगे तो सिनेमा जो है वर्तमान की भाषा पर ही चलता है, उसमें क्लिष्ट शब्द आपको कभी प्रयोग किए हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो मनोरंजन के लिए। इसलिए खुसरो जो मनोरंजन के लिए लिखते थे, तो इसी कारण से वो बोलचाल की भाषा में लिखते थे, क्योंकि उनको किसी पंडित को दिखाने के लिए नहीं लिखना था, किसी विद्वानों को दिखाने के लिए नहीं लिखना था, उन्हें किसी को पढ़ाना नहीं था, किसी को स्कॉलर नहीं बनाना था, उनको समाज को मनोरंजित करना था। और मनोरंजन की भाषा वही भाषा होती है जो बोलचाल की भाषा है, जो लोग समझते हैं, उसमें भाषा में जो है सरलता होनी चाहिए। इसलिए उस समय में खुसरो जैसे कुछ व्यक्ति थे जो कि उस समय की बोलचाल की भाषा में भी लिखते थे। लेकिन जो बाकी विद्वान कवि थे वो क्लिष्ट भाषा में लिखते थे, पुरानी भाषा में लिखते थे, अपने से 100 वर्ष पुरानी भाषा में वो लिखते थे। तो यही बात है इसमें। हम आगे बढ़ते हैं। उस समय की बोलचाल की भाषा को विद्यापति ने देश भाषा कहा। तो हमने पढ़ा भी था देश भाषा में 8 ग्रंथ। तो ये देश भाषा नाम किसने दिया? सबसे पहले देश भाषा विद्यापति ने दिया, यही नाम शुक्ल जी ने उठाया। इसमें कितने थे? 8 थे। और अपभ्रंश में कितने थे? 4 थे। और कुल कितने थे? 12। हमने कल एक डायग्राम बनाया था, एक फॉर्मूला बनाया था, एक सूत्र बनाया था। 12, 4, 8 और 3। 3 क्या थे? 3 लोगों को बाहर कर दिया शुक्ल जी ने।
वीरगाथा काव्य से। वो कौन थे तीन? एक तो विद्यापति थे, दूसरे खुसरो थे, और तीसरा क्या था? विशलदेव रासो। तो ये जो आंकड़े हैं चार, ये आपके आदिकाल में बार बार काम में आएंगे, इनको याद करो। 12 ग्रंथ थे, उसमें से 4 अपभ्रंश वाले थे, 8 जो थे देश भाषा के थे, और उसमें से 3 ऐसे ग्रंथ थे जो कि वीर गाथात्मक नहीं थे, उनमें वीरता का वर्णन नहीं था। तो वो क्या था? खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली और विशलदेव रासो। इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी जो थे वीरगाथात्मक थे। तो ये आपको सूत्र याद रखना है। तो उस समय की बोलचाल की भाषा को विद्यापति ने देशी भाषा कहा। उन्हीं की प्रेरणा से शुक्ल जी ने देश भाषा शब्द का प्रयोग किया। उनकी प्रेरणा से शुक्ल जी ने क्या कहा? देश भाषा। विद्यापति ने क्या कहा? देशी भाषा। ये देशी दारू नहीं है, वरना कुछ लोग देशी दारू पढ़ लेंगे जिनको मधुशाला से ज्यादा प्रेम है। तो देशी दारू नहीं है, देशी भाषा है। तो विद्यापति ने देशी भाषा कहा और शुक्ल जी ने देश भाषा, देशी का देश कर दिया और देश भाषा शब्द कर दिया। उस समय की बोलचाल की भाषा देश भाषा के 2 रूप आदिकालीन रचनाओं में मिलते हैं। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त और पूरी तरह मुक्त। तो 2 प्रकार के देश भाषा में भी 2 प्रकार हो गए। एक तो हमने अपभ्रंश किया, और देश भाषा 2 विभाग के आदिकाल में, उसमें भी देश भाषा में अभी और 2 करने हैं। एक भाग क्या है? एक तो है प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त, यानी कि थोड़ा थोड़ा मुक्त है, पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, थोड़ा सा मुक्त है। एक पॉइंट क्या हो गया? प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त। बहुत कुछ मुक्त यानी कि थोड़ा सा मुक्त है, थोड़ी सी रूढ़ियां फिर भी है प्राकृत की। और दूसरी क्या थी देश भाषा में? पूरी तरह मुक्त। पूरी तरह मुक्त यानी इसका क्या है? पूरी तरह बोलचाल की भाषा, जैसे कि खुसरो की थी, पूरी तरह बोलचाल की भाषा। यानी कि उस समय के कोई भी छोटा बच्चा जो खुसरो की पहेलियां समझ सकता था, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति समझ सकता था, कोई भी समाज का, किसी भी तबके का, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, कोई भी। तो वो क्या होती है? बोलचाल की भाषा होती है। बोलचाल की भाषा ऐसे ग्रंथ लिखे जाते हैं जिसे सब कुछ समझे। वो ग्रंथ का उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन उद्देश्य होता है, और समाज के लिए, पूरे समाज के लिए जो लिखे जाते हैं वो पूरी तरह से मुक्त था। जैसे खुसरो की पहेलियां थी, या फिर खुसरो की मुकरियां थी, उन्होंने खड़ी बोली में लिखा। इसलिए आज भी देखिए, आज भी खुसरो की पहेलियों में किसी को कंफ्यूजन नहीं होता कि ये शब्द क्या है, इसके अर्थ क्या है। खुसरो की पहेलियों के कोई अर्थ नहीं पूछता इस शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि उन्होंने खड़ी बोली में लिखा था। आज भी वर्तमान में खड़ी बोली चलती, तो आज भी किसी विद्यार्थी को खुसरो पर कोई डाउट नहीं होता। तो आदिकाल में एक तो आपके जो है अच्छे मित्र खुसरो रहे, बाकी लोगों ने आपको बहुत तंग किया है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो सभी लोग खड़ी बोली में लिखते नहीं थे, तो प्रॉब्लम होती है हमें उनकी रचनाओं को समझने में। लेकिन जो खुसरो जैसे व्यक्ति होते जो बोली भाषा में लिखते हैं, तो इसलिए खुसरो सारे कवियों में सबसे प्रसिद्ध भी थे, क्योंकि वो बोलचाल की भाषा में लिखते थे। जो बोलचाल की भाषा में लिखेगा, जो मनोरंजन की भाषा में लिखेगा, वही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होगा। तो ये तो रीति रही है हमेशा से। अमीर खुसरो और विद्यापति की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त है। यहाँ पर आगे पॉइंट भी है वो जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, यहाँ पर लिखा भी है। देश भाषा की अन्य रचनाओं पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा बहुत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो एक जो पूरी तरह से मुक्त में कौन आते हैं? विद्यापति और खुसरो। और प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त यानी कि थोड़ी उन पर जो रूढ़ियां फिर भी है, वो बाकी रचनाकार उनमें आते हैं जो देश भाषा में लिख रहे, लेकिन पूरी तरह से नहीं लिख रहे, तो वो उन पर प्रभाव दिखता है हमें प्राकृत का, जो मिक्स लिखते थे बोलचाल में थोड़ी अपभ्रंश मिलाकर। तो हमने 3 वर्गीकरण देख लिए, समझ लिए हमने 3 वर्गीकरण। 3 वर्गीकरण क्या है हमारे आदिकाल के? एक है अपभ्रंश, दूसरा है देश भाषा। देश भाषा में क्या है? देश भाषा में 2 वर्गीकरण होते हैं। एक तो प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त, और दूसरा क्या है? पूरी तरह मुक्त। पूरी तरह मुक्त में कौन आते हैं? अमीर खुसरो आते हैं, विद्यापति आते हैं।
समझ रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों अध्यायों के अंतर्गत विवेचित किया है। तो ये शुक्ल जी की किताब से है। शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 विभागों में जो है वर्गीकृत किया है। जैसे उन्होंने पूरे हिंदी साहित्य इतिहास को भी 4 भागों में वर्गीकृत किया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहते हैं वो। तो 4 भाग वहां पर भी और 4 भाग यहाँ पर भी। आदिकाल के अंतर्गत भी 4 भाग है। पहला भाग उन्होंने प्रकरण किया है, प्रकरण 1 सामान्य परिचय। ये किताब के वर्गीकरण है, ये काल वर्गीकरण नहीं है, ये किताब के वर्गीकरण है। ये भी आपको याद रखना है। जो उन्होंने किताब लिखी तो किताब के चैप्टर्स कैसे लिखे, वहां ये चैप्टर्स है किताब के। तो आदिकाल यूनिट के उन्होंने 4 चैप्टर बनाए, प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 और प्रकरण 4। तो पहले प्रकरण में क्या किया, सामान्य परिचय। क्योंकि किसी भी रचना की शुरुआत, किसी भी टॉपिक की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है, सामान्य परिचय से। पहले परिचय देना पड़ता है। जैसे हमारी पीपीटी की शुरुआत कैसे होती है, कैसे होती है, मेरे परिचय से होती है। यहाँ पर मेरा परिचय है। तो ऐसे ही किसी भी रचना, किसी भी शुरुआत में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, परिचय देना होता है। तो क्या है, परिचय से शुरुआत होती है। तो सबसे पहला प्रकरण क्या है आदिकाल में, सामान्य परिचय। ये प्रश्न आते रहते हैं परीक्षा में कि शुक्ल जी ने आदिकाल में कितने प्रकरण जोड़े हैं और पहले प्रकरण का नाम क्या है, या फिर तीसरे प्रकरण का नाम क्या है। ऐसे प्रश्न भी बन रहे हैं। तो शुक्ल जी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा में। तो पहला प्रकरण क्या है, प्रकरण 1 सामान्य परिचय। दूसरा प्रकरण क्या है, अपभ्रंश काव्य। तीसरा प्रकरण क्या है, देश भाषा काव्य। और चौथा क्या है, फुटकल रचनाएं। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है, क्योंकि हमें इसे याद करना है, क्योंकि ये परीक्षा में आ सकता है ना। क्योंकि ये परीक्षा में आ सकता है, इसलिए हमें इसे याद करना है। तो इसमें हमें याद करना है, जैसे कि इतिहास के भी 4 विभाग होते हैं, उसी प्रकार से आदिकाल के भी क्या है, 4 विभाग होते हैं। 4 आंकड़ा याद रखिए, 4 भाग होते हैं आदिकाल के। तो सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहले परिचय आता है। तो 4 भाग तो हो गए आदिकाल पे, आदिकाल के। और सबसे पहले याद करना क्या है, परिचय याद करना है। और आदिकाल में आदिकाल की भाषा कौन सी थी, अपभ्रंश थी। तो परिचय, अपभ्रंश, की पॉइंट उठाने हैं आपको। सामान्य को छोड़ दीजिए, परिचय को भी पकड़ लीजिए। परिचय, अपभ्रंश। पहले क्या देना है, हमें परिचय देना है। किसी भी शुरुआत, किसी भी यूनिट की शुरुआत करने से पहले हम परिचय देते। तो शुक्ल जी भी वही करेंगे ना, परिचय पहले। पहला प्रकरण परिचय। दूसरा क्या है, आदिकाल की भाषा क्या थी, अपभ्रंश थी। अपभ्रंश में लिखा जाता था। तो परिचय, अपभ्रंश। और अपभ्रंश के साथ किस में लिखा जाता था, हमने पढ़ा 4 हमें क्या मिले थे, अपभ्रंश। और 8 क्या मिले थे हमें, देश भाषा के। तो अपभ्रंश, देश भाषा और देश भाषा यहाँ पर हो गया। ये 2 3 हो गए। तो 3 होने के बाद क्या बचेगा, सब कुछ समेटने के बाद जो कुछ छोटा मोटा जो होता है, उसके लिए क्या होता है, फुटकल रचना है। यानी कि जो कि छोटा मोटा बचा हुआ है अंत में समेटा जाता है, तो फुटकल रचना है। परिचय, अपभ्रंश, देश भाषा और फुटकल। सबसे पहले परिचय देंगे। और परिचय क्योंकि आदिकाल में लिख रहे हैं कि आदिकाल में क्या है, अपभ्रंश एक है और दूसरा देश भाषा। तो अपभ्रंश, देश भाषा और अंत में क्या आएगा, फुटकल रचना है। परिचय, अपभ्रंश, देश भाषा, फुटकल याद करना है आपको, गीत बना लेना है। अब परिचय, अपभ्रंश, देश भाषा, फुटकल। परिचय, अपभ्रंश, देश भाषा, फुटकल। सबसे पहले परिचय देना है, फिर अपभ्रंश, फिर देश भाषा, फिर अंत में क्या बचता है, फुटकल, जो बचा कुचा। परिचय, अपभ्रंश, देश भाषा, फुटकल। 4 प्रकरण है आदिकाल में, 4 प्रकरणों में विभाजित किया है शुक्ल जी ने। परिचय, अपभ्रंश, देश भाषा, फुटकल। तो याद कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, टाइप कर लीजिए दिमाग में। सबसे अच्छे स्टूडेंट वो होते हैं जो जो है जब लेक्चर चलता है ना, तो उसी में याद कर लेते हैं। बाद में याद करने के लिए नहीं रखना आपको, क्लास में याद करना। इसलिए मैं 3 4 5 5 बार पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं, यहीं पर याद हो जाए आपको।
क्लास में ही, क्योंकि क्लास के बाद आप याद करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता, सारे लोग नोट्स निकालते नहीं पता। और सबसे उत्तम कब होता है कि जब आप क्लास में पढ़ते हो, क्योंकि क्लास में आपको एक तो ऑडियो और विजुअल दोनों मिलता है, उसके कारण क्या होता है आपको याद रह जाता है। एक तो बात है कि टीचर की आवाज आपको याद रह जाती है। टीचर ने बोला था, जब परीक्षा में लिखते तो आपको टीचर की आवाज याद आती है, परिचय, अपभ्रंश, देश भाषा, फुटकल। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते जो मेमोरी रिकॉल करते आवाज से, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मेमोरी रिकॉल करते फोटो से। अब जो पीपीटी की फोटो है उनके दिमाग में छप जाती है, तो उनको ये प्रश्न दिखने के बाद ये फोटो दिखे, पीपीटी का ही सीधा दिखेगा। तो ऐसे होते। सबसे उत्तम क्या होता है हमारी मेमोरी, जब हमें ऑडियो और विजुअल दोनों मिल जाते हैं। ऑडियो भी मिलता है और विजुअल, मतलब दिखता भी है और हम सुनते भी है, तो वो मेमोरी हमारे ज्यादा समय तक याद रहती है। तो इसलिए बार बार हम इसे पीपीटी में इतना कलर डालकर, ऊपर हाईलाइट कर कर, ऊपर येलो, नीचे व्हाइट कलर, बैकग्राउंड ग्रीन करके ये क्यों पढ़ाते हैं? ये मैं सीधा व्हाइट पेपर भी ले सकता हूँ सिंपल वाला, और कैसे भी टाइप कर सकता हूँ इसे इतना हाईलाइट करके पॉइंट ऐसा बनाना क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी में ऐसी चीजें फिट हो जाती है, फोटोज। तो ये आपको याद करना है। परिचय, अपभ्रंश, देश भाषा, फुटकल। आदिकाल में 4 प्रकरण थे, परिचय, अपभ्रंश, देश भाषा, फुटकल। क्योंकि ये परीक्षा में आ सकता है इसलिए इस पर मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। परिचय, अपभ्रंश, देश भाषा, फुटकल, 4 प्रकरण, आदिकाल के 4 प्रकरण। परिचय देते अपभ्रंश, देश भाषा, फुटकल, हो गया। पूरा नहीं याद करना, कीवर्ड्स याद करने आपको, कीवर्ड्स, क्योंकि आपको लिखना नहीं है परीक्षा में, आपको टिक करना है। किस प्रकार की परीक्षा है हमारी उसे याद रखिए। हमारी परीक्षा में टिक करना होता है ऑप्शन, हमें कुछ एक शब्द भी नहीं लिखना होता, इसलिए हम कीवर्ड के साथ ही काम चला सकते हैं। अगर आपकी परीक्षा थ्योरी होती, लिखनी होती, तो मैं आपको सामान्य परिचय के साथ ही याद करवाता, क्योंकि आपको वहां पर सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य, फुटकल रचनाएं, ऐसा सब कुछ लिखना होता। लेकिन वहां पर परीक्षा में आपको ये पहले से लिखा हुआ मिलेगा, आपको सिर्फ टिक करना है। इसलिए आपको कीवर्ड्स ही पकड़ने हैं, क्योंकि आपको लिखना नहीं है, आपको टिक करना है। तो परीक्षा कौन सी है इसको भी याद रखिए, उसके हिसाब से काम कीजिए आप कभी भी। तो पहला प्रकरण हम बढ़ते हैं। पहला प्रकरण है सामान्य परिचय। प्रकरण 1 में आदिकाल के आरंभ, अवधि और उसकी 2 मूल विशेषताओं का वर्णन किया है। ये विशेषताएं हैं। तो आरंभ में 2 विशेषताओं का वर्णन किया है। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। तो पहला क्या विभाजन किया कि पहला है कि कंफ्यूजन है, फिक्स नहीं है कुछ। लोक प्रवृत्ति पहले क्या है, फिक्स नहीं है, उसमें धर्म भी आ रहा है, नीति भी आ रही है, श्रृंगार भी आ रहा है, वीर भी आ रहा है, सब प्रकार की रचना लिखी जा रही है। तो जो कंफ्यूजन का एक स्टेज है पहला, तो आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष, ऐसे 150 वर्ष थे, 150, 150 वर्षों के भीतर रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। एक प्रवृत्ति नहीं थी उस 150 वर्षों में। आदिकाल की एक दीर्घ परंपरा में जहां पर 150 वर्ष ऐसे हुए जिसमें एक प्रवृत्ति निश्चित करना इम्पॉसिबल था, मुश्किल था। क्यों क्यों मुश्किल था? क्योंकि वहां पर धर्म पर भी लिखा जा रहा था, धर्म ग्रंथ लिखे जा रहे थे, नीति ग्रंथ लिखे जा रहे थे। नीति ग्रंथ कैसे होते हैं? जैसे चाणक्य लिखता है नीति ग्रंथ। धर्म ग्रंथ कैसे होते हैं? धर्म ग्रंथ के उदाहरण क्या है? रामचरितमानस या फिर महाभारत। उस समय के तो नहीं है, लेकिन आपको उदाहरण के लिए दे रहा हूँ। श्रृंगार के क्या होते हैं? श्रृंगार का तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर सिर्फ श्रृंगार ही श्रृंगार भरा है। हमारे विद्यार्थी उसमें 100% श्रृंगारी है, बाकी कुछ नहीं है। उनको एक ही रस पता है, श्रृंगार रस, बाकी सारे रस भूल गए हैं विद्यार्थी। बहुत से विद्यार्थी आते ही श्रृंगार रस को पढ़ने के लिए साहित्य में। और तीसरा है वीर, तो चौथा वीर है। तो धर्म, नीति, श्रृंगार और वीर सभी प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही थी। तो सभी प्रकार की रचनाएं होगी तो शुक्ल जी को कंफ्यूजन होगा, क्या करे, किसका नाम दे? धर्म का नाम दे तो, लेकिन नीति की भी रचनाएं दिख रही है, श्रृंगार का नाम दे तो
धर्म की, वीर की भी दिख रही है। तो सभी प्रकार की रचना होने के कारण उनको एक प्रवृत्ति नाम मिलने के कारण उन्होंने इस प्रवृत्ति को जो है किसी एक प्रकार का नाम नहीं दिया। और आगे क्या है, इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास हिंदी है। कुछ तो हमें जो है मिलती है, कुछ जो है जिनका प्रमाण सामग्री ऐसे है कि उन पर डाउट है। कुछ ऐसी है जिन पर डाउट नहीं है और कुछ ऐसी है जिन पर डाउट है कि ये किसकी रचना है, कब लिखी गई थी, इसके रचनाकार क्या है। तो उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास हिंदी है। लेकिन उसकी भाषा क्या है, उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास हिंदी है। आगे क्या है, दूसरा प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। अपभ्रंश काव्य एक तो परिचय हो गया पहला, दूसरा है अपभ्रंश काव्य। तो अपभ्रंश काव्य में क्या है, पुरानी प्रचलित काव्य धारा अपभ्रंश में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती है। उसके साथ क्या है, जैन और बुद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचनाएं करते हैं। तो क्या पुरानी प्रचलित काव्य धारा में अपभ्रंश में क्या है, हमें दो प्रकार के लोग मिलते हैं। एक तो क्या है जो पूर्ण रूप से साहित्यिक है, वो नीति पर लिख रहे हैं, श्रृंगार पर लिख रहे हैं, वीर पर लिख रहे हैं। और दूसरे टाइप के लोग कौन है, धार्मिक लोग हैं जो अपने धर्म को बढ़ाना चाहते हैं। धर्म के ग्रंथ जो एक तो जैन है, दूसरा बौद्ध। तो बौद्ध और जैन के जो भी तीर्थंकर थे या फिर जो भी वहाँ के साधु संत थे, बड़े लोग थे उनके, तो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए उस समय जो है ग्रंथ लिखे अपने धर्म के अपभ्रंश भाषा में। तो ये एक तो नॉर्मल जो कवि थे जो नीति पर, श्रृंगार पर, वीर पर लिख रहे थे। दूसरे वो लोग थे जो कि धर्म पर लिख रहे थे, धार्मिक लोग थे जो धर्म ग्रंथ टाइप लिख रहे थे, रचनाएं धर्मों के बारे में लिखी जा रही थी। क्योंकि हर समय धर्म ग्रंथ लिखे ही जाते उनकी जो वर्तमान समय की बोली भाषा में या फिर जो भाषा बोली जा रही है। जैसे आज भी आप देखेंगे सारे धर्म ग्रंथ, सारे जितने भी धर्म भारत में है, हिंदू से लेकर जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन, ईसाई, इस्लाम, सभी ग्रंथों की आपको हिंदी अनुवाद, मराठी अनुवाद, कन्नड़ अनुवाद, तमिल, तेलुगु, जो भी पंजाबी हो गई या फिर असमी हो गई, सभी भाषाओं में जो है उसका अनुवाद होता ही रहता है। तो हर समय में उस समय की जो भाषा है उस भाषा में धर्म ग्रंथ को फिर से लिखा जाता है। अभी आज से 100 साल बाद अगर हमारी भाषा बदलकर हिंदी में बदलकर थोड़ी अलग हिंदी हो गई, तो उस समय में जो वहाँ के जो भी धर्म प्रमुख है वो इस भाषा में फिर से रचना को जो अनुदित करेंगे। तो अपभ्रंश भाषा में भी वही था, वो जो पुरानी प्रचलित काव्य भाषा अपभ्रंश थी उसमें एक तो नीति, श्रृंगार, वीर के तो लिख ही रहे थे सारे लेखक, दूसरे वो लोग थे जो कि धार्मिक ग्रंथ लिख रहे थे, जैन और बुद्ध, अपने मतों की रक्षा करने और प्रचार करने। एक तो अपना जो मत है, अपना जो धर्म है, उसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ग्रंथ लिखकर। क्योंकि हमारा जो भी प्राचीन जो भी सारे धर्म है उनका आधार क्या है, ग्रंथ। हमें ग्रंथों के आधार से ही पता चलता है कि हमारा धर्म कैसा था, हिंदू धर्म कैसा था, जैन धर्म कैसा था, बौद्ध धर्म कैसा था। उस समय का कोई व्यक्ति तो आज जिंदा नहीं है, तो जिंदा क्या है, आज किताबें जिंदा है। तो जो किताबें हमने रखी हुई है सुरक्षित, उसी के सहारे जो धर्म आगे बढ़ रहा है। तो उस समय भी जो है जैन और बुद्ध, ये दोनों ने जो है अपने धर्मों की रक्षा और प्रचार के लिए रचनाएं की थी। उसमें क्या थे, उपदेश थे उनके जो भी फॉलोअर्स है उनके लिए। तो ये दो प्रकार की रचना आपको अपभ्रंश काव्य में मिलती है। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। तो इस पॉइंट को समझिए, क्या क्या कह रहे हैं शुक्ल जी।
जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो देश जो लिखी जा रही थी अपभ्रंश भाषा, वो कवियों की भाषा की वर्तमान समय की भाषा नहीं थी। कब की थी? 100 साल पुरानी। तो वो 100 साल पुरानी बात ही कर रहे। जब 100 साल पहले अपभ्रंश, जब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं 1050, उससे 100 साल पहले जब बोलचाल की भाषा अपभ्रंश हुआ करती थी, तब की बात कर रहे हैं। जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा कहलाती रही। मतलब जब ये हमारे प्रमाण, ये ग्रंथ मिलते हैं, उससे 100 साल पहले ये बोलचाल में थी और तब उसे भाषा कहा जाता था अपभ्रंश को। लेकिन 100 साल बाद जब शुक्ल जी ग्रंथों की अभी जो बातें कर रहे हैं उस समय की बात, तब क्या होगा? ये साहित्यिक भाषा बन गई और बोलचाल से निकल गई। बोलचाल की भाषा जो है आगे बढ़ गई और वो और परिशुद्ध हुई, और उसमें जो है जो शब्द छोटे हो गए, अलग हो गए, आधुनिक शब्द जुड़ गए, तो बोलचाल की भाषा देशज भाषा कहलाई। और वो जो अपभ्रंश थी, जो पहले बोलचाल की भाषा थी, उसको अपभ्रंश और साहित्यिक भाषा कहना शुरू हो गया। तो ये होता है बदलाव धीरे धीरे। ये पॉइंट जो है यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं, अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय की शिलालेख में मिलता है। तो यह भी अपभ्रंश शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? हम प्राचीन उल्लेख अपभ्रंश लिखा हुआ शब्द, उसकी बात कर रहे हैं। अपभ्रंश कहाँ पर लिखा हुआ मिलता है? तो वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो वल्लभी राजा धारसेन का एक शिलालेख है, शिलालेख यानी कि पत्थर का बना हुआ जिस पर कोरा जाता है नाम, तो वहां पर अपभ्रंश एक शब्द हमें उल्लेख मिलता है। तो वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन, उनके जो पिता थे गुहसेन, विक्रमी संवत, ये 20 जो है इसे विक्रमी संवत कहा जाता है। विक्रमी संवत यानी कि हमारा भारतीय कैलेंडर। विक्रमी संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो राजा धारसेन द्वितीय ने एक शिलालेख बनवाया, किसके नाम पर? अपने पिता के नाम पर। पिता का नाम क्या था? गुहसेन। और उनका समय क्या था? विक्रमी संवत 650 के पहले, उससे भी पहले, उसके आसपास। मतलब अगर अंग्रेजी कैलेंडर में देखेंगे हम तो 500 ईसा के आसपास लगभग, मतलब 500 600 ईसा 7 इसके आसपास जो है गुहसेन नाम के एक राजा थे, उनके बारे में लिखते हैं कि वो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश इन तीनों भाषाओं के कवि थे। ये किसने लिखा? वल्लभ के राजा धारसेन द्वितीय ने। तो उनका शिलालेख है अपने पिता पर। तो वहां पर हमें सबसे पहले क्या शब्द प्रयोग मिलता है? अपभ्रंश का। तो अपभ्रंश शब्द इतना पुराना है। तो विक्रमी संवत 650 के लगभग जो है अपभ्रंश शब्द आ चुका था, क्योंकि इसकी प्रमाण है हमारे पास। आगे बढ़ते, जैन सिद्ध एवं नाथों का वर्णन इसी प्रकार प्रकरण में किया गया है। तो जैन और सिद्धों का जो है वर्णन इसी प्रकरण में किया है। प्रकरण कौन सा है? दोन, प्रकरण 2। तो जैनों का और जैन सिद्ध और नाथों का, जैनों का और नाथों का उल्लेख इसी में किया है शुक्ल जी ने। किंतु शुक्ल जी की स्पष्ट मान्यता क्या है? देखिए, अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण ग्रंथ है जो साहित्य की कोटि में नहीं आते। तो अपभ्रंश किसे उन्होंने निकाला? सबसे पहले जैनों को। इस पर बाद में बाकी जो जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, उन्होंने फिर से वापस रख लिया इनको, लेकिन शुक्ल जी ने जो है इनको निकाल दिया। किसको निकाला? सबसे पहले जैनों को। जैनों के जो भी धर्म ग्रंथ थे उनको उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि ये साहित्यिक कोटि में नहीं आते। उनको लगता है कि ये जो है साहित्य में नहीं आते, क्योंकि ये धर्म प्रचार के ग्रंथ थे। तो उनका विचार था कि ये शुद्ध साहित्यिक ग्रंथ नहीं है, ये श्रृंगार, नीति, वीरता पर नहीं लिखे गए, एक अपने धर्म का प्रचार करने के लिए लिखे गए हैं। तो इसे साहित्य की कोटि में कैसे रखें, ऐसा उनका विचार था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? जैन धर्म के तत्व निरूपण ग्रंथ है जो
साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। तो उन्होंने आगे क्या लिखा, एक तो उन्होंने कहा कि ये साहित्य की कोटि में नहीं आते, यानी कि उनको साहित्य में नहीं रखा, लेकिन पुस्तकों में उसका उल्लेख क्यों किया आपने, पुस्तकों में उसका उन्होंने स्पष्टीकरण किया क्योंकि अपभ्रंश का प्रयोग कब से हो रहा था, इसके प्रमाण देने के लिए उन्होंने इसका प्रयोग किया, इसीलिए। लेकिन वो साहित्य में नहीं मानते इन्हें, इन रचनाओं को, लेकिन प्रयोग कब से हो रहा है उसके प्रमाणों के लिए उल्लेखनीय संदर्भ ग्रंथ के तौर पर उन्होंने जैन धर्मों के जो ग्रंथों को रखा है। तो ये उन्होंने स्पष्टीकरण दिया अपनी किताब में। दूसरा का स्पष्टीकरण दिया है उन्होंने, उनकी रचना यानी कि सिद्धोनाथों की तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं। अंततः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, अविरोध आदि के ग्रंथों को। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं शुक्ल जी, स्पष्टीकरण दे रहे हैं अपना। ये जो नेट सितंबर 2018 में आ भी चुका है प्रश्न, ये कथन आ चुका है शुक्ल जी का। तो शुक्ल जी अभी एक महत्वपूर्ण कथन दे रहे हैं जिस पर बहुत वाद हुआ आगे चलकर, कि वो सिद्धों और नाथों की जो भी ग्रंथ लिखे गए आदिकाल में, धार्मिक ग्रंथ, तो उसमें क्या थी, तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्र, यानी कि ये जो साधना के जो भी योग साधना है, अध्यात्म है, इसके बारे में उनकी रचनाओं में लिखा गया था। और ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। वो क्या कह रहे, सांप्रदायिक शिक्षा है ये, और इसको फॉलो कौन करेंगे, उनके संप्रदाय के लोग, क्योंकि जो जैन है वो जैन शिक्षा को मानेगा, जो बौद्ध है वो बौद्ध शिक्षा को मानेगा, और जो हिंदू है वो हिंदू शिक्षा को मानेगा। तो ये पूरे समाज के लिए नहीं था, क्योंकि जैन धर्म को हिंदू नहीं मानता, हिंदू जो है बौद्ध धर्म की सिद्धियों को या फिर योग साधना को प्रैक्टिस नहीं करता। तो ये उन्होंने मुद्दा रखा कि ये एक एक धर्म के लिए थे, सभी के लिए नहीं थे, इसलिए इसे साहित्य नहीं कहा जा सकता। उसके लिए एक उदाहरण दिया, जैसे ज्योतिष आयुर्वेद ग्रंथ, यानी कि इसे हम आधुनिक शब्दों में कैसे कहे, मेडिकल साइंस, या फिर एस्ट्रोनॉट का साइंस है, जो बाहर मतलब पृथ्वी के बाहर का जो भी साइंस होता है, नासा इसरो काम करते हैं, तो उसे हम साहित्य कहते हैं क्या, नहीं कहते। हम साइंस को साहित्य कहते हैं क्या, नहीं कहते। साइंस की किताब को हम साहित्य कहते हैं क्या, नहीं कहते। तो उसी प्रकार की ये रचनाएं है, ऐसा कहा। जैसे साइंस की किताबें होती है, कॉमर्स की किताबें होती है, लॉ की किताबें होती है, उसको हम साहित्य में नहीं रख सकते। उसी प्रकार शुक्ल जी कहते कि सिद्धों और नाथों के धार्मिक ग्रंथों को भी हम साहित्य में नहीं रख सकते। ये उनका कथन है, ये केवल शुक्ल जी का मत है, सभी का नहीं है, ये शुक्ल जी का मत है, और आपको भी शुक्ल जी का मत ही लिखना है अगर परीक्षा में आए। तो ये दो कथन महत्वपूर्ण है कि जैन सिद्ध और नाथों को जो उन्होंने साहित्य से बाहर रखा, उसका कारण क्या था। ये दो कारण है, क्योंकि आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है या फिर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी ने ही क्यों बाहर रखा, बाकियों ने क्यों नहीं रखा। तो ये आपको पता होना चाहिए। जी शुक्ल जी की किताब में लिखा है सब, ये शुक्ल जी की किताब में ही है। तो ये आपको पता चल गया जैन सिद्धों नाथों का, तो उन्होंने रचनाओं को बाहर रखा है। तो सिद्धों व नाथों की रचनाओं का वर्णन दो कारणों से किया है। अभी वर्णन क्यों किया, फिर से स्पष्टीकरण दे रहे हो, इसका वर्णन मैंने किताब में क्यों किया, जबकि मुझे रखना ही नहीं था तो किताब में क्यों रखा, जब बाहर निकालना ही था तो रखा ही क्यों। जब सिद्धों और नाथों को किताब में रखने, साहित्य में स्थान ही नहीं देना था, तो रखा ही क्यों। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, भाषा और सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और साधु कड़ी भाषा भी। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो साहित्यिक लेखक कवि है, जैसे कबीर है,
जैसे कबीर है, कबीर साहित्य में आते हैं, लेकिन नाथ पंथ और सिद्ध नहीं आते। लेकिन इनको क्यों रखना नाथों और सिद्धों को? क्योंकि जो कवि है, जो साहित्यकार है, उन पर इनका प्रभाव है। सिद्धों और नाथों का प्रभाव किन पर है? कबीर पर है। तो कबीर को समझाने के लिए हमें इनको रखना पड़ेगा, इनकी परंपरा को रखना पड़ेगा। हमें हमारे साहित्यकारों को, हमारे कवियों को समझाने के लिए जो है धार्मिक ग्रंथों को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि उन पर इनका प्रभाव है, कबीर पर सिद्धनाथों का प्रभाव है। तो इस कारण से शुक्ल जी कहते हैं कि इस कारण से मैंने सिद्ध और नाथों की रचनाओं का वर्णन किया है। तो जैन और सिद्ध और नाथों के अलावा अपभ्रंश के सामान्य साहित्य की सामग्री का उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के इस क्रम से किया गया है। तो भी अभी जो रचना क्रम बता रहे हैं कि कौन सी पहले आती है। तो सबसे पहले हेमचंद्र, फिर सोम प्रभु सूरी, फिर जैनाचार्य मेरुतुंग, और फिर विद्याधर, फिर शारंगधर जैसे हमीर रासो, और विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका। अभी क्रम बता रहे हैं शुक्ल जी किस प्रकार से है अपभ्रंश में, ये क्रम था। तो जैन ग्रंथकारों में देवसेन, अभी जैन ग्रंथकारों में एक नाम आता है देवसेन, याद करना है आपको, ये जैन है। देवसेन क्या है? जैन है। जैन ग्रंथकारों में देवसेन, उनके ग्रंथ क्या है? श्रावकाचार, ये प्रमुख महत्वपूर्ण है। ये दब्ब स्वभाव व्यास, द्रव्य स्वभाव प्रकाश, जिसका दूसरा नाम है, ये एक है। और दूसरे क्या है? पुष्पदंत, ये भी क्या है? जैन है ये भी, पुष्पदंत। इनके क्या है? आदि पुराण और उत्तर पुराण। तो आपको इस पीपीटी में याद क्या करना है? दो बातें याद करनी है। एक तो जैन से संबंध किसका है? देवसेन का। देवसेन का संबंध किससे है? जैन से है। और उनकी प्रमुख रचना कौन सी है? श्रावकाचार और द्रव्य स्वभाव प्रकाश, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, श्रावकाचार इंपॉर्टेंट है। और पुष्पदंत की आदि पुराण और उत्तर पुराण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये तीन रचना याद करनी है। देवसेन की श्रावकाचार, जो कि जैन थे, पुष्पदंत जो वो भी जैन थे, उनकी रचना क्या है? आदि पुराण और उत्तर पुराण का ही उल्लेख शुक्ल जी ने किया है। इनके अतिरिक्त पीछे यानी कि आगे की परंपरा के उदाहरण स्वरूप श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चर्यु और नए कुमार चर्यु का नाम भर दिया है। उन्होंने बाद में ये जो 3-4 रचनाओं का नाम दिया है, श्रुति पंचमी कथा, योगासार और जसहर चर्यु और नए कुमार चर्यु, इनका सिर्फ नाम भर दिया है। इसका ठीक से उल्लेख नहीं किया, किसकी रचना है, क्या है, इतना सब कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं बताया उन्होंने, सिर्फ नाम भर दिया है। और फोकस किस पर है? जैनों में दो पर, एक तो देवसेन की श्रावकाचार और पुष्पदंत की आदि पुराण और उत्तर पुराण। तो आपको ये याद करने हैं। एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूं, कौन कौन है? शुभी जी, राही जी, रजनीश जी, निधि जी, रेखा जी, रंजीत जी, नीति जी, जो भी है। अभी एक बार आप लाइक कीजिए। लाइक कुछ आए नहीं है, 6 लाइक दिख रहे हैं मुझे सिर्फ क्लास पर। अब 22, 23, 24 लोग लाइव आए थे, लेकिन फिर कुछ लोग जो है भाग गए आदिकाल का नाम देखकर। हाँ, सीमा जी, दुगु जी, सभी जिसने लाइक नहीं किया वो एक बार लाइक कर दे, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ इसमें क्या क्या सीखा इस पीपीटी में? जैन ग्रंथकारों में क्या है? देवसेन एक है, पुष्पदंत है। देवसेन की कौन सी रचना है? श्रावकाचार।
और पुष्पदंत की क्या है, आदि पुराण उत्तर पुराण। ये परीक्षा में आते हैं, इनको याद करो। आदि पुराण उत्तर पुराण किसकी है, पुष्पदंत की है। आदि और उत्तर पुष्पदंत और देवसेन की श्रावकाचार। फिर आगे बढ़ेंगे हम। चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। तो यहाँ पर पद्धतियों के बारे में कह रहे हैं कि चरित्र काव्य जैसे पृथ्वीराज राशो क्या है, चरित्र काव्य पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। तो जैसे चरित्र काव्य या आख्यान, कोई आख्यान बताना हो या फिर चरित्र काव्य लिखना हो, तो उसके लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया, चौपाई। एक तो चौपाई में लिखी गई वो, या फिर दोहे में, दोहे चौपाई का मिक्सचर। दोहे और चौपाई का प्रयोग किया गया कब, चरित्र काव्य और आख्यान लिखने के लिए। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। तो ये परंपरा को जोड़ रहे शुक्ल जी, आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक। तो सबसे पहले हमें क्या मिलते है, चौपाई और दोहों की परंपरा कहाँ मिलती है हमें। चौपाई और दोहों की परंपरा हमें आदिकाल में ही मिलनी शुरू हो जाती है। और आदिकाल में चौपाई और दोहे की परंपरा किसके लिए प्रयोग की जाती थी, चरित्र काव्य लिखने के लिए, आख्यान लिखने के लिए। और वही परंपरा हमें आगे चलकर किस में दिखाई देती है, सूफियों में। सूफी जो थे, सूफी कवि, सूफी कवियों की प्रेम कहानियों में मिलते हैं। उसके बाद तुलसीदास, बाबा तुलसीदास की रामचरितमानस, रामचरितमानस दोहे और चौपाई से लिखी गई है। फिर छत्र प्रकाश, फिर ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत, इन सब में क्या है, दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है। तो आदिकाल से परंपरा चलती आ रही है, आपको भक्ति काल में भी मिलेगी, रीतिकाल में मिलेगी, आधुनिक काल में भी धीरे धीरे खत्म हो गई चौपाई दोहे की। वर्तमान समय में चौपाई दोहे में लिखा कम जाता है। अभी इसमें कोई छंद नहीं होती, कोई अलंकार नहीं होता, कैसे ही लिखी जाती है कविताएं। अभी कोई नियम, सारे नियम तोड़कर लिखी जाती है आज की कविता। आज की कविता पर कोई नियम नहीं है। आज की कविता गद्दे में भी लिखा जा सकता है, मैं चल रहा था, मैं गा रहा था, मैं सो रहा था, हो गई कविता, लोग कविता कहेंगे उसे। तो ये आधुनिक कविता है, लेकिन पहले लिखने में बहुत श्रम लगता था, चौपाई दोहे लिखने में। उनमें सारे उनकी गणना करनी पड़ती थी, मात्राओं की, तो मुश्किल था काम। अभी आसान हो गया है। तो ये शुक्ल जी ने बताया कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई और दोहे की पद्धति ग्रहण की गई, और ये जो है परंपरा आगे चलती रही। और उस परंपरा में आगे के जो है कवियों के नाम भी शुक्ल जी ने वहां पर ही दिए हैं। फिर बाद में बौद्ध धर्म पर आते हैं। बौद्ध धर्म से निकली वज्रयान शाखा, ये आपको याद रखना है, वज्रयान शाखा किसकी है, वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जी का धर्म जो है, बौद्ध धर्म से वज्रयान शाखा निकली है। बुद्ध धर्म की शुरुआत कहाँ हुई थी, बोध गया, एक शहर है बिहार में, वहां पर बोध गया के, वहां पर एक पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बिहार में है वो, एक गया है, एक दूसरा बोध गया है, दो अलग शहर है। बोध गया में बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ये भी थोड़ी बातें आपको याद रहनी चाहिए। बौद्ध धर्म से निकली वज्रयान शाखा के तांत्रिक योगियों को सिद्ध कहा गया है। तो बौद्ध धर्म से क्या निकला, एक तो बौद्ध धर्म है, उसकी शाखा है वज्रयान, और वज्रयान के तांत्रिक योगियों को सिद्ध कहा गया। तो वज्रयान के अंदर जो भी, अभी इसके नीचे तांत्रिक योगियों, जो भी तांत्रिक थे लोग, उनको सिद्ध कहा गया। ये बुद्ध से वज्रयान निकला, वज्रयान से जो तांत्रिक लोग निकले, उन तांत्रिक लोगों को सिद्ध कहा गया। सबसे ऊपर क्या है, बौद्ध, बौद्ध के नीचे वज्रयान, वज्रयान के नीचे तांत्रिक योगियों, और उसके नीचे सिद्ध। तो सिद्ध कैसे आए, सिद्ध किससे निकले, तांत्रिक योगियों से। तांत्रिक योगी कहाँ के थे, वज्रयान शाखा के थे। वज्रयान शाखा किसकी है, बौद्ध धर्म की। तो ये इनडायरेक्टली ये जो सिद्ध है,
इनका संबंध किससे? बुद्ध धर्म से। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई, ये पूछा जाता है। 84 सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। सिद्ध कितने थे? 84 थे। सिद्ध का संबंध किससे है? सिद्ध का संबंध बुद्ध से है। अभी यहाँ पर बाबू सोना का जो कमेंट में चल रहा है, शायद बाबू सोना, बुग्गू, बुग्गा, प्रेमी प्रेमिका, कमेंट में ये सब चल रहा है। तो क्लास खत्म होने के बाद आप आपके जो बाबू सोना सभी से बात कर लीजिए, या फिर कभी कभी आपके बाबू सोना को भी क्लास में लाइए, व्यूज बढ़ेंगे हमारे थोड़े। लाइक करने के लिए कहिए बाबू को, सोना को। सबके होंगे ना एक आध बाबू, तो किसी के 2-3 होंगे, किसी के 4 होंगे। जिसके 4 है वो 4 में से किसी एक को लाए, चारों को एक साथ ना लाए, वरना झगड़ा हो जाएगा, वरना पता चल जाएगा कि आपके 4 बाबू है ना। जिनके 4-5 है वो अपने एक ही बाबू को एक एक दिन लाए, सोमवार को एक को, मंगलवार को दूसरे को, और फिर बुधवार को तीसरे को। ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग बाबू को लेकर आइए साथ में, और साथ में पढ़ाई कीजिए। जब आपका बाबू आपके साथ होगा तो आपका जो है ध्यान यहाँ पर होगा, आपका ध्यान वहां पर नहीं होगा, बाबू कहाँ कर रहा है, किससे चैट कर रहा है, मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। तो ये सभी बातें आपको याद नहीं आएंगी और आपकी परीक्षा अच्छी जाएगी। तो बाबू सोना को भी लेकर आइए, आपके सभी के होंगे एक आध तो हो गई, तो लेकर आइए, अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा आपको भी, हमको भी। हम भी सुनेंगे आपकी कभी कहानी कैसी रही बाबू सोना की। तो आगे बढ़ते हैं हम। क्या है यहाँ पर? बुद्ध धर्म से क्या निकला? वज्रयान शाखा। और वज्रयान के तांत्रिक योगियों को क्या कहा गया? सिद्ध कहा गया। तो सिद्ध कौन थे? तांत्रिक योगी थे। और ये तांत्रिक योगी किस शाखा से आए थे? वज्रयान शाखा से। वज्रयान शाखा किससे आई है? बुद्ध धर्म से। और कितने सिद्ध है? 84 सिद्ध है। तो इतना है बुद्ध धर्म का, वज्रयान शाखा, उसके अंदर के तांत्रिक योगी सिद्ध। और बहुत से लोगों को सिद्ध बहुत पसंद है, उनके बारे में आगे आगे आएगा। सिद्धों के बारे में एक कथन आएगा जिस पर सारे लोग बहुत रुचि लेकर पढ़ेंगे, वो कथन आएगा थोड़ी देर बाद। तो उस कथन पर भी सभी बाबू सोना खुश हो जाएंगे, तो कथन आने पर हम बात करेंगे उस पर। फिलहाल आगे बढ़ते। वज्रयान बुद्ध धर्म का विकृत रूप था। विकृत, बिगड़ा हुआ, बिगड़ेल। वज्रयान बुद्ध धर्म का विकृत रूप था, और उस विकृत रूप से ही जो ये विकृति पैदा हुए सिद्ध लोग। तो वज्रयान बुद्ध धर्म का विकृत रूप था। इसमें सिद्धि प्राप्त के लिए मद्या यानी कि मधुशाला में जाकर जो मदिरालय में घर से निकलता है ना पीने वाला, तो वो सिद्ध भी ऐसे ही निकलते थे। मदिरालय जाने को घर से निकलता था सिद्ध योगी, और किस पथ से जाऊं असमंजस में होता था वो भोला भाला। फिर सब लोग अलग अलग पथ बतलाते थे, लेकिन वज्रयानी शाखा के लोगों ने क्या कहा? तांत्रिक योगी बन जाओ और मदिरा का पान करो। तो वज्रयान बुद्ध धर्म का विकृत रूप था। इसमें सिद्धि प्राप्त के लिए मद्या तथा स्त्री, विशेषतः डोमिनी, रचकी आदि का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग का सेवन आवश्यक था। तो ये डोमिनी और रचकी ये स्त्रियों के प्रकार है। आप कभी ये पढ़िए, क्या नाम है उस ग्रंथ का? कामसूत्र। उसमें लिखा है सारी स्त्रियों के प्रकार ये सब। तो इसकी जिनको ज्यादा रुचि हो तो वो पढ़ सकते हो उसमें। तो सिद्ध जो थे उसमें मद्यपान, शराब पीना और स्त्री संसर्ग करना, इससे जो योग, उससे वो कहते थे कि स्त्री संसर्ग करना
और मद्यपान कराना, कि शराब पीना और स्त्रियों के साथ रहना, ये सब करने से जो है साधना होती है, योग होता है, सिद्धि प्राप्त होती है। ये सिद्ध का कहना था, सिद्ध जो भी थे सिद्ध मार्गी लोग। तो इसी से सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, सिद्धों ने क्या किसकी शुरुआत की है, किसका प्रवर्तन किया है, महासुखवाद का प्रवर्तन किया है। महासुख या फिर महासुख वह दशा बताई गई जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनंद स्त्री पुरुष का आलिंगन बद्ध जोड़ा की भावना की गई। तो महासुख कैसे मिलेगा हमें, जब स्त्री पुरुष एक आलिंगन बद्ध होंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे, जैसे पानी में नमक मिल जाता है, उस प्रकार की सिद्धि को उन्होंने क्या कहा, महासुखवाद। ये आया था परीक्षा में 18 में, जुलाई 2018 में आया था। तो सिद्धों ने किसकी शुरुआत की, महासुखवाद। महासुखवाद का क्या है कि शून्य अपने आप में मतलब घुल मिल जाता है स्त्री के साथ, आलिंगन करके, खुद को भूलकर। तो उस भावना को, उस जो है क्रिया को उन्होंने कहा महासुखवाद। हाँ देवव्रत भाई, सही कहा आपने, जिनके बाबू सोना नहीं है वो कक्षा में ध्यान दे दे, क्योंकि उनके जो कक्षा में ध्यान देंगे उनके अच्छे मार्क आएंगे तो उनको अच्छी बाबू सोना मतलब पत्नी मिलेगी। कुछ लोग होते हैं वो सीधा पत्नी ही अच्छी लाएंगे, बाबू सोना के चक्कर में नहीं पड़ते। तो जो सीरियस स्टूडेंट है वो यहाँ पर ध्यान दे थोड़े, क्योंकि आपको तो शादी तो करनी है बाद में, आपकी होगी, पहले आप पढ़ाई करो, उसके बाद कोई बाप आपको बेटी देगा, वरना नहीं देगा ऐसे ही। तो ये महासुखवाद तो आपको समझ आ गया, इससे ज्यादा आपको क्या समझ आएगा, ये तो सबसे ज्यादा समझ आता है महासुखवाद कैसा है ना। ये ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं लोग महासुखवाद में। तो महासुखवाद क्या है, स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा, इससे क्या होता है, महासुखवाद का प्रवर्तन या फिर उसकी क्रिया होती है। तो ये सिद्धों ने शुरू किया था, ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना कि सिद्धों ने एक शुरुआत किया था महासुखवाद। और सिद्ध जो है वज्रयानी शाखा के तांत्रिक योगी थे, जो कि बुद्ध धर्म से निकला है। वज्रयान जो बुद्ध धर्म का विकृत रूप था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते, प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व ही समझिए। निर्माण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। निर्वाण का सुख क्या है, जो निर्वाण होता है, बुद्ध धर्म में निर्वाण हो गया कहा जाता है, किसी की मृत्यु के बाद कहा जाता है शायद निर्वाण। तो उस जो कि बुद्ध धर्म में सबसे उत्कृष्ट शब्द या फिर सबसे उत्कृष्ट बात जो है निर्वाण है, और उस अच्छी बात को जो उन्होंने किसके साथ जोड़ दिया, सहवास सुख के साथ जोड़ दिया, इसलिए इनको विकृत कहा जाता है। तो निर्वाण का सुख का स्वरूप उन्होंने कहा सहवास का जो सुख है वही निर्वाण का सुख है, ऐसा जो है सिद्ध कहते हैं, दोनों को एक समान मानते हैं। और ये 2019 में आया था। प्रथम सिद्ध सरप्पा सहज जीवन पर बहुत बल देते थे। प्रथम सिद्ध कौन थे, सरप्पा। सरप्पा बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग सरप्पा को पहला कवि भी मानते हैं, सरप्पा को। इसी से वज्रयान शाखा, इसी वज्रयान, इसी से अलग हो गया यहाँ से, इसी से वज्रयान शाखा को सहजयान भी कहा जाता है, क्योंकि सरप्पा ने क्या कहा था कि सहज जीवन होना चाहिए, जीवन सहज होना चाहिए, इसलिए वज्रयान का दूसरा नाम क्या कहा, दूसरा नाम क्या रखा गया, सहजयान, क्योंकि उनके जो प्रथम गुरु थे, प्रथम सिद्ध थे, वो सहज जीवन पर ज्यादा ध्यान देते थे, फोकस करते थे सहज जीवन पर, इसलिए
वज्रयान का दूसरा नाम है सहज यान, सहज जीवन, सीधा सादा सिंपल। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। तो आज सभी लोग जो है कमेंट कीजिएगा क्लास के बारे में, ठीक है। सभी लोग कमेंट कीजिए क्लास में, क्लास कैसी लगी आपको, और कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लास के जो मी एंड सी नाम का जो यूजर थे उनका कमेंट मैंने पढ़ा, वो रिकॉर्डिंग क्लास देखते हैं। आपको भी अगर कोई जो रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हैं उनको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करते साथ आप साथ में लिखे कि मैं रिकॉर्डिंग क्लास का स्टूडेंट हूँ, आर लिख कर भेजिए कमेंट के साथ, तो उससे मुझे पता चलेगा रिकॉर्डिंग का है। तो जो भी रिकॉर्डिंग के स्टूडेंट है वो ये ना समझे कि आप लाइव नहीं देखते तो आपका डाउट जो है हम नहीं लेंगे, तो आपका डाउट भी मैं लूंगा अगली क्लास में। तो आप जो भी रिकॉर्डिंग क्लास के स्टूडेंट ज़्यादा है, लाइव क्लास से भी रिकॉर्डिंग क्लास के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं हमारे, तो जो भी रिकॉर्डिंग क्लास के स्टूडेंट है वो अपने को अलग ना समझे, वो भी हमारे साथ ही है, और वो कमेंट किया कीजिए, तो जिससे क्या होगा कि मुझे आपके नाम याद हो जाएंगे, और जो है अगली बार आपकी कोई डाउट होगी तो मैं कक्षा में, क्लास में, अगली क्लास में उसको डाउट को सॉल्व करूंगा। और जो भी लाइव अभी देख रहे हैं वो लाइव कमेंट के साथ साथ अभी जब एक क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद भी आपको कमेंट करना है। सभी के कमेंट में पढ़ता हूँ, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है जैसे सीमा जी हो गए, रजनीश दे हो गए, निशा जी हो गए, देवव्रत जी हो गए, या फिर राही जी हो गए, शिवम जी हो गए, सारिका जी हो गई, ये सभी जो रेगुलर स्टूडेंट है, स्नेहा जी, लक्ष्मी जी, सुरभि जी, ये सभी जो रेगुलर स्टूडेंट है, इन सभी के नाम मुझे याद है, और ये सभी जो है हर क्लास में कमेंट करते हैं, हर क्लास में लाइव होते हैं, तो इनका भविष्य अच्छा ही होगा 100%, क्योंकि ये हर रोज जो है क्लास करते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं। जो रेगुलर क्लास करेगा उसकी वही परीक्षा पास करता है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर क्लास खत्म करते हैं। सभी का धन्यवाद।